बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोर बिलीफ्स हमारी ज़िंदगियों में जिस तरह हम लाइफ को देख रहे होते हैं और जो हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं उसमें ये शामिल होते हैं। यानी दिस इज़ हाउ वी मेक मीनिंग, दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट। तो इस लिहाज से ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और आइंदा कुछ सेशंस में हम इनकी डिटेल में जाएंगे कि क्या हैं और किस तरह डेवलप होते हैं और किस तरह अपीयर करते हैं। हाउ डू दे अपीयर, आपको पहचानने में मदद मिलेगी इससे। जी, एनी क्वेश्चंस? जी आसिफ, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। खैरियत से जी? जी अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक तो ये था कि पिछले सेशन का एक सवाल था, उसको पहले ले लिया जाए या इसी पे हम बिल्कुल, कंटिन्यू करें? श्योर श्योर। अ, पिछले सेशन में एक सवाल उठा था, एक्चुअली बातचीत हो रही थी तो एक सवाल उठा कि क्या हर सूरत हाल का कोई इखलाकी पहलू होता है और उसे इखलाकी पैमानों पर जांचने की जरूरत होती है? तो हम ये सोच रहे थे उस वक्त कि क्या ऐसा हो सकता है, इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं? तो इस पे मैंने खुद भी सोचा और आपने जैसे कहा था कि बाकी दोस्तों से भी बातचीत कर लीजिएगा, तो बाकियों से भी बात हुई, उनका भी यूज़फुल इनपुट आया। तो हम एग्री कर रहे हैं कि हर सूरत-ए-हाल जो है वो उसका कोई ना कोई इखलाकी पहलू ज़रूर होता है और इंटरेस्टिंग। उसको उस उसको उस नज़र से जाँचने की भी ज़रूरत होती है। अ, अगर होगा तो फिर तो जैसे लाजमन ज़रूरत होगी जी। लेकिन आई थिंक वी शुड स्टिल बी अ लिटिल केयरफुल, और यही कहना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में कि जनरली हर सूरत हाल का होता है। आई थिंक एक स्वीपिंग स्टेटमेंट को अवॉइड करना ही बेहतर है हर हाल में। जी, जी, हमने इसी पे बात खत्म की थी कि इस टॉपिक को भी किसी भी टॉपिक की तरह ओपन रहना चाहिए फॉर फर्दर डेलिब्रेशंस। राइट राइट। तो इसको मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा कि इनिशियली मैं सोच रहा था कि ये इखलाकी पहलू जो हैं, ये उस वक़्त हमारे सामने आएँगे जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होंगे या कुछ मामलात कर रहे होंगे। लेकिन हम जब अकेले में भी कुछ सोच रहे होते हैं, तो कुछ सोचें ऐसी होती हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, पॉज़िटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हमारे ज़हनों में आ रही होती हैं और फिर उससे मुझे वो कुरान पाक की आयत भी याद आई कि अ, कुछ गुमान जो हैं वो गुनाह होते हैं। तो इसलिए इवन हम किसी और से मामला नहीं कर रहे और अकेले से बैठे हुए हैं, तो भी हमारी जो इख़्लाक़ियात जो हैं वो उस वक़्त कुछ न कुछ काम कर रही होती हैं या उन्हें करना चाहिए। आई 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 वुड एग्री विद दैट जी। मेरी तो ये राय है कि जनरली हम एक बेसिकली हम एक अखलाकी क्रॉस रोड पे हैं हर वक्त। इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, और ऑलमोस्ट हर फैसले में ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई अखलाकी मसला शामिल हो जाता है। अच्छा, हमारे इस डिस्कशन में जिन दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया उनमें नूर खान हैं, फातिमा हैं और हमारे प्यारे अली ज़फ़र हैं और कुंवर अब्दुल कुद्दूस और सलमा बहन और शबाना शाहीन और आयशा, इन लोगों ने अच्छी डिस्कशन की, इसमें अब कंट्रीब्यूट किया। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये दिस ये जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन के बाद शेयरिंग है और फिर रिकंसिडरेशन है और डिलिबरेशन है, ये असल में अल्टीमेटली आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह। इसको जारी रखें, इसको इश्यूज़ के बारे में जारी रखें। ये इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप जो जो भी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं
उसमें लोगों से कहें वो टॉपिक्स को ग्रुप के सामने प्रेजेंट किए करें, एंड लेट्स सी हाउ व्हाट वी कैन लर्न आउट ऑफ इट। उनकी इनपुट क्या है, वो इसमें से क्या समझ रहे हैं, उनके लिए वो कुछ एप्लीकेशन की एग्जांपल्स निकाल सकते हैं इसमें। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प देम। और इसमें बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, दिस डिलिबरेशन, जो बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की पोजीशन में आते हैं फिर इंशाल्लाह। दिस इज़ वेरी वेल डन जी, माशाल्लाह। जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जी, डिस्कशन है। ये मेरा ख्याल है अच्छी सजेशन है कि जो हम काम कर रहे हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन का, और उसकी जिसको जो टॉपिक असाइंड है वो उसको प्रेजेंट करे, उससे क्लैरिटी और आती है, इंडिविजुअल को भी आती है और बाकी लोगों को भी आती है, और उससे जो डिस्कशन होती है उससे कुछ पहलू और सामने आ जाते हैं। फिर जाहिर है कि बिल्कुल जब वो सामने आते हैं तो हम उनको एड्रेस भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, आज के टॉपिक पे अगर आप कोई एक मिसाल लेके हमें ये फर्दर क्लैरिफाई कर सकें कि किस तरह एक इवेंट अकर होता है और उसको हम अपने थॉट की लेंस से देखते हैं, फिर कुछ थॉट्स आते हैं हमारे जहन में, मजीद भी वो कुछ इमोशंस ट्रिगर करते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। तो राइट, इस प्रोसेस को कोई एग्जांपल के साथ इसको प्लीज बड़ी छोटी इलैबोरेट सी करें। मिसाल से समझ लें। बिल्कुल ठीक है जी। मैं लेट मी ट्राई टू फाइंड एन एग्जांपल। आप में से जो लोग, मैं जिस नौइयत का काम करता हूँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज प्रेजेंटेशंस, और इस ज़माने में द आइडिया के लोगों ने इन्जॉय की है या नहीं की है वर्कशॉप्स जब वो अटेंड करते थे, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था। एंड इट वुड इमीडिएटली ट्रिगर फीलिंग्स, ठीक है। और इसमें इट वुड ऑलवेज बी 100%। 100% का मतलब ये है कि अगर एक भी फीडबैक ये है कि इस सेशन में को बहुत इंजॉयबल नहीं था ये, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती थी। यानी ये यूँ समझ लें, इवेंट ये हुआ है कि फीडबैक सामने आया है, फीडबैक में लिखा हुआ है कि आज के सेशन में जो बात है वो बहुत मेरे लिए इंजॉयबल नहीं थी। अगरचे मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन इंजॉयबल नहीं थी। और मेरे अंदर इसके नतीजे में ये फीलिंग डेवलप हुई है कि ये तो गड़बड़ हो गई है आज फिर। आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, आई नीड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई नीड टू। ये जो फीलिंग डेवलप हो रही है, ये जो थॉट डेवलप हो रही है, ये मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप करेगी। फीलिंग्स ऑफ डिफेंसिवनेस, फीलिंग्स ऑफ इवन एग्रेशन समटाइम्स, कि ये किस तरह हो गया, ये क्यों हो गया, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। ये जो अब पैदा हो रहा है मसला, वो ये हो रहा है, इधर से पैदा हो रहा है कि मैंने जिस फीडबैक को, जो चीज़ है, जिस चीज़ को मैंने अपनी कामयाबी का म्यार बनाया हुआ है कि अगर मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा एक्सपीरियंस वर्कशॉप का जो है वो इंजॉयबल नहीं लग रहा है, तो फिर ये एक फेलियर है। ये है वो कोर बिलीफ। इस कोर बिलीफ को मैंने अपने अंदर बसा लिया। ज़िंदगी में अपने असातिज़ा से में भी सीखा होगा, या अपनी अपनी जो एनवायरनमेंट है उससे मुझे ये पता चला होगा। वॉटेवर जो भी उसके सोर्सेज हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये बन गया, तो टिल द टाइम दैट आई बिकम अवेयर ऑफ इट कि ये मसला है, इसको समझना है कि ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और ये क्यों इम्पोर्टेंट बन गया मेरे लिए इतना कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स ऑफ डिफेंसिवनेस, फीलिंग्स ऑफ एग्रेशन, फीलिंग्स ऑफ गोइंग आउट ऑफ माई वे टू से कि नहीं, ये जो आपने समझा है, मे बी यू वर नॉट प्रेजेंट, पुटिंग द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन। ये जो एस्पेक्ट है ये उस कोर बिलीफ से फूट रहा है। और ये जो मैं जिस कोर बिलीफ की भी बात कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। इट्स वेरी कॉमन। ये ज़रूरी नहीं कि इस लिहाज से कॉमन हो, वो बहुत ही कॉमन है। आपने अगर गौर किया होगा तो आप, इफ़ यू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये देखेंगे कि अगर फीडबैक मिला है, फीडबैक में आपको पता चला है कि मैं आपको 5 चीज़ों पे देख रहा था, ये 4 चीज़ें तो बहुत अच्छी जा रही हैं, इसमें थोड़ी सी हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हम उसी पर फोकस करके तो अपने आप में कड़वाहट महसूस करने लग पड़ते हैं। rather than taking it positively and taking it as an opportunity for growth, हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बंदा मेरे खिलाफ है। All these things can happen, not necessarily they do happen every time, but if they don't happen, it means that you have become aware of it,
दिस बिलीफ एंड यू हैव ओवरकम दैट इन अ वे। आप उसको अपने ऊपर गालिब नहीं होने देते। मैं इसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हम जिस तरीके पर फीडबैक लेते थे, मेरे लिए जब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी अहमियत, यानी जो नौयत थी फीडबैक की, उस नौयत को जब ख़त्म हो गई, पिछले दिनों मेरे पास शायद शफ़क़त आए हुए थे जब ये बात हुई थी, ये क्या कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में या अपनी टीचिंग के बारे में ये जानना हो, किसी भी टीचर के बारे में, अपने इदारे में किसी टीचर के बारे में ये जानना हो कि वो इज़ ही एन इफेक्टिव टीचर और नॉट, तो मैं किस तरह जानूंगा? क्या मैं ये पूछूं लोगों से कि क्या ये अच्छा टीचर है? अगर स्टूडेंट ये बता सकता है कि ये टीचर अच्छा है या नहीं, ख़ास तौर पे एक स्कूल में या एक अर्ली हाई स्कूल में, तो इसका मतलब है कि फिर आप गलत जगह से ले रहे हैं। वो बता सकते हैं तो फिर तो उसको टीचर होना चाहिए। अगर वो ये बता सकता है, और ये हम सवाल पूछते थे, आई रिमेंबर ये सवाल होता था कि डज द टीचर नो हिज सब्जेक्ट, हाउ कैन द स्टूडेंट टेल इफ ही नोज हिज सब्जेक्ट? तो व्हाट इज इट, हमें क्या लेना चाहिए? ये जो एस्पेक्ट है ये असल में इस कोर बिलीफ की अवेयरनेस से ही फिर पैदा हुआ कि हमको असल में ये देखना चाहिए कि एक टीचर तब इफेक्टिव है अगर स्टूडेंट, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स उसके सब्जेक्ट में इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट दैट सब्जेक्ट। उसने ये इंटरेस्ट डेवलप कर दिया अपनी क्लास में एक बड़े नंबर में कि दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है जी, दिस मीन्स कि उसने एक एकेडमिक इंटरेस्ट डेवलप किया है। वेदर ही इज़ अ गुड टीचर, क्या सब्जेक्ट समझ में आया है, उसके एग्जाम्स का रिजल्ट क्या है, ये सारी मैकेनिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल मैकेनिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ये अगर मैकेनिकल ना होती तो आपको इस वक्त मार्केट में इस तरह का कोई इदारा नज़र ना आता जो ये कहता है कि हम गारंटी करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड ले लेंगे या पास हो जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी सीरियसली मैकेनिकल इशू। लेकिन ये बात कि मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे साथ सब्जेक्ट पढ़ने वाला इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करेगा, वो ही वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। ये एक इम्पॉर्टेंट उसका इनपुट होगा। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली टिल द टाइम दैट वी बिकम अवेयर ऑफ दीज कोर बिलीव्स, हम इसमें फंसे रहते हैं, हम उसी तरफ से देख रहे होते हैं चीज़ों को। यानी इसमें जो कोर बिलीफ जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, वो ये था कि परफेक्शनिस्ट होना आपने अपने लिए एक मयार मुकर्रर किया, और व्हेन यू वर एवर शॉर्ट ऑफ इट इवन स्लाइटली, तो राइट, उसने आपको डिस्ट्रेस में मुब्तला कर दिया। राइट। और वो कोर बिलीफ क्या है, वो मैं आपसे, ये पहला ही कोर बिलीफ है इंशाल्लाह जो हम उसको देखेंगे। आई थिंक पहला ही है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि एक इंसान, एक कामयाब इंसान वो है कि जो अपने जिसके सारे सिग्निफिकेंट लोग उससे मोहब्बत करते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, अब आप इसको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर अप्लाई करके देखें। यानी आप चाहेंगे लोगों की, पीपल प्लीजर बन जाएगा एक आदमी कि मुझे वो बात करनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए, मुझे वैसे बात करनी चाहिए जैसे लोग पसंद करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में इस कोर बिलीफ से फूटनी शुरू होती हैं। और ये होता किस तरह पैदा, यानी बचपन में आपको बार बार ये सुना जाता है कि देखो इस तरह से लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर ये सुनने को मिल रहा है या आपको अन अन सॉरी कंडीशनल लव मिल रही है, तो इसके नतीजे में यू टेंड टू डेवलप दिस बिलीफ। ये दोनों ही चीज़ें समझनी है। ये एक तो ये समझना है कि बिलीफ क्या है, तीनों चीज़ें बल्कि, बिलीफ क्या है जो डेवलप हो जाता है, नंबर दो ये कि वो कैसे डेवलप होता है, जनरली स्पीकिंग कैसे डेवलप होता है, और नंबर तीन ये कि वो नमूदार कैसे होता है लोगों की ज़िंदगियों में। आप जान लेंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप जान लेंगे कि ये वो बिहेवियर है, क्या ये उस बिलीफ से तो नहीं निकल रहा। अगर सॉरी, अगर हम अपने को बिलीफ को फिक्स कर लेते हैं, मेरी आवाज आ रही? जी जी। अगर हम अपने कोर बिलीफ को फिक्स कर लेते हैं तो क्या सॉरी, ये पांचों चीजें फिर अपनी जगह ठीक हैं? यानी उसके बाद हमारे जो थॉट्स हमारे ज़हनों में आएंगे वो भी ठीक होंगे,
और उससे जो इमोशंस ट्रिगर होंगे वो भी अलाइंड होंगे या यानी डिजायरेबल ही होंगे, और उसके बाद हम जो एक्शंस ले रहे होंगे वो भी ठीक होंगे। तो मेरा यानी सवाल ये है कि अगर हम इमोशंस को फिक्स, अपने कोर बिलीव्स को फिक्स कर लेते हैं, तो इज इट ऑलराइट? जी जी, ये तीनों ये जो पांचों चीज़ें हैं, पांचों स्टेप्स होते हैं, ये काफ़ी हद तक अलाइन हो जाएंगे। हम इसको थेरेटिकली अगर देखें, थियोरेटिकली तो ये ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये ज़रा सा मुश्किल होता है। यानी होता यूँ है कि वो कोर बिलीफ वंस एंड फॉर ऑल फिक्स नहीं होता, बल्कि आप अगर अपनी फीलिंग से अवेयर होना शुरू हो जाएं। इसी वजह से इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि या तो पॉजिटिविटी होगा या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, इमोशनल अवेयरनेस। अपनी इमोशनल अवेयरनेस अगर हमारे, इफ़ वी आर अलाइव टू दैट, तो वी विल इमीडिएटली बिकम अवेयर कि कोई मेरी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं इस सिचुएशन में, मैं जिस तरह से इस सिचुएशन को परसीव कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उस सिचुएशन में कम से कम अवेयर हो जाऊंगा कि ये मेरा कोर बिलीफ यहाँ पे तंग कर रहा है मुझे, या ये कोर बिलीफ एक्टिवेटेड हो है इस वक्त। ठीक है जी, एंड देन आई कैन टेक चार्ज ऑफ माई सेल्फ। कि नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। एक a few points in this, the thoughts coming to my mind. एक तो ये कि कोर बिलीव्स इन इटसेल्फ कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, और वो एक एवर इवॉल्विंग और इंट्रिकेटली कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे एक कोर बिलीफ हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो आइसोलेट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन तो वो हमारी सोच में बहुत सारी जगहों पे रूट्स अपने डाल के, कि जैसे अगर हम कहते हैं कि जी एक कोर बिलीफ है कि लोगों को लोग अगर मेरे बारे में कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूं तो फिर मैं वाकई अच्छा इंसान हूं, अगर राइट नहीं हूं राइट तो इसका राइट ताल्लुक सिर्फ इस हद तक लोगों से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरे रिलीजियस बिलीफ से भी होगा, मेरी मॉरलिटी से भी होगा, मेरे ब्रॉटअप से भी होगा, इसका ताल्लुक मेरे हाउ आई डिफाइन इखलाक उससे भी होगा। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा आई थिंक इवॉल्विंग होता है, क्योंकि हम वी गो थ्रू लाइफ, राइट नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, हमारे रोल्स चेंज होते रहते हैं। जी और तीसरा ये कि डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिनेरियो कोई कोर बिलीफ एम्पावरिंग भी हो सकता है और कोई लिमिटिंग भी हो सकता राइट। और हम जिनको इस वक्त फोकस में लाएंगे, जो 10 कोर बिलीफ्स हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 10 कोर बिलीफ्स, तो वो हैं जो जो असल में नेगेटिव होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव असरात डालते हैं। पॉजिटिव है। रहें, पॉजिटिव को हमने क्या करना है, क्यों प्रॉब्लम डालनी है? वो मतलब वो तो एक लिस्ट लंबी करने वाली बात हो जाएगी ना, कि ये हैं, इनको रखना चाहिए। यू डोंट नीड टू नो दैम, आई मीन उसको अगर आप बिल्कुल देखना चाहें तो देख लें किसी वक्त। लेकिन ये जो बात है अपनी जगह पे, इसमें मैं सिर्फ एक क्वालिफिकेशन कर दूं आपको। हम जिस तरह से व्हेन वी आर बीइंग ब्रॉट अप, असल में उस ब्रिंगिंग अप में जो हमारे घर में जो रिलीजन होता है वो उसके अंदर शामिल होता है, उस ब्रॉट अप के अंदर। आप बात ट्रू, समझ रहे हैं? यानी ऐसा नहीं बिल्कुल होता कि एक हमारी ब्रिंगिंग अप हो रही है और एक हमारा रिलीजन है। ठीक है, यानी जो कुछ भी रिलीजन है, टूटा फूटा जैसा भी, वो किसी ना किसी पहलू से उस ब्रॉट अप में भी शामिल ही होता है। आपको ये कहा बिल्कुल जाएगा कि ये अल्लाह ताला को, ये खुदा को पसंद नहीं, अल्लाह में नाराज हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमको हमको सुनने को मिल रही होती हैं जिंदगी में। ठीक है ना? वो सो दीज दीज थिंग, ये जो ब्रॉट अप है, इट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। आपका बरादरी का कल्चर, आपकी सोसाइटी का कल्चर, आपका रिलीजन, आपका जो भी घर में पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, वो सारी इम्पैक्ट कर रही होती हैं उस ब्रिंगिंग अप में। बेशक बेशक, वेरी वेल सेड। इसमें जो एसेंस आई थिंक आपने जब कैप्चर की, जो मुझे बहुत क्लिक किए, वो है इमोशनल अवेयरनेस। राइट कि कन्विक्शन हम किसी बिलीफ से रखेंगे तो वो बजाते खुद एक वो ठीक नहीं है। राइट ठीक इज इस प्रोसेस से कन्विक्शन रखें कि हमें अपने बिलीफ्स का जायजा लेते रहना।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब जब ये फीलिंग डेवलप हो रही है, मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस बस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। यानी आई एम इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। वो हो सकता है बगैर बहुत सोचे कर रहा हूँ, या मैं अभी सोच नहीं रहा उसके बारे में। वो महज मेरी इतना बड़ा मेंटल मॉडल है या इतनी बड़ी एब्स्ट्रैक्टिंग है पुरानी, कि जो देखते साथ ही ट्रिगर हो गई। ये ऐसे है जैसे आपको व्हेन यू, इफ गॉड फॉरबिड इफ यू सी अ स्नेक, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट दैट स्नेक्स आर डेंजरस, इट विल जस्ट इंस्टिल फियर, ठीक है। वो क्यों? यानी ऐसा नहीं कि सांप के अंदर कोई नेचुरली कोई ऐसी चीज है कि जो आपके अंदर फियर इंस्टिल कर देती है। आपके पास सांप के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड में, नेशनल ज्योग्राफिक्स पे इधर उधर सांप जहरीला होता है, सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, और इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें हमने सुनी हुई हैं। तो वो जो अ, हमारी इंटरनलाइजेशन ऑफ दिस बिलीफ है कि सांप डेंजरस है, वो जैसे ही ट्रिगर होता है, हमें ये शक भी पड़ जाए कि कोई चीज सांप है, तो फियर इंस्टिल हो जाएगा। नाउ ये वो चीजें कि जिनके बारे में दीज आर एसेट्स फॉर अस, यानी इसके नतीजे में हम अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन वही फियर तब भी इंस्टिल हो जाएगा कि जिस वक्त खतरा उस नौयत का नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बॉस ने इस तरह की कोई बात कर दी है जिससे आपको लगता है कि ये तो मेरे से राजी नहीं है, और फौरन जो इसके नतीजे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो रही हैं वो ये कि मेरी जॉब अब इनसिक्योर हो गई है। और वही फियर जो सांप के वजूद से डेवलप होना था, वो अब आपकी सोच से और इन्फ्रेंसेस से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यानी माइंड ने एक पिक्चर देखी और माइंड ने एक स्टोरी सुनी, दोनों के नताइज एक निकल रही हैं अब। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। बात बिल्कुल हम बड़े अच्छे से समझ में आती। इसमें एक फैक्टर ये भी था मोहित साहब, फ्यू डेज अगो आई हर्ड समवन सेइंग दिस कि ये रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से और जायजा लेते रहने के हवाले से, कि एन एक्सपर्ट वाज सेइंग कि अगर कोई ये बिलीव करता है कि उसके कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है जो उसको होल्ड बैक करते हैं, तो ये बजाते खुद सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी ऑल हैव दीज लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे लिमिटिंग एग्जैक्टली। और बिलीव्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देम। और जाहिर है कि अगर कोई ये बिलीव करता है तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ देम। एब्सोल्युटली, और जिनसे हम अवेयर होते हैं एट टाइम्स, यानी एक तो इसमें आयरनी ये है कि कोर बिलीफ, जब तक कि कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा जिसमें वो उभर के सामने ना आ जाए, हम यूजुअली अवेयर नहीं होते हैं। राइट जैसे ये कि मैं अपने साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल और ट्रिगर हो जाता हूँ और मैं खुद बदतमीजी पे उतर आता हूँ। ये मुझे उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं किसी ऐसे वाक्य में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो या जो है ना, मैं गाड़ी का अपने रोड आप पे। को अलग कर लो, अपने आप को अलग कर लो, तो अपने अपने आप को अलग कर लोगे तो अपने आप को अपॉर्चुनिटीज से महरूम भी कर दोगे। ये भी एक बेशक, प्रॉब्लम होगी। बेशक। जैसे कभी अगर इन द मिडल ऑफ नोवेयर गाड़ी खराब हो जाए, तब एहसास होता है कि लोगों से मदद मांगने में कितनी मुश्किल महसूस हो रही है। बिल्कुल तो एक और रिलीफ एहसास होता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि अभी वो ईगो का एलिमेंट अभी ज्यादा है। राइट। और ये भी तो एक और बिलीफ है वैसे, ये जो है ना, बिल्कुल कि इंसान जो भी काम करे उसमें उसको अल्टीमेट लेवल पे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो भी काम करे। ये एक और बिलीफ है जिसकी वजह से हम बड़ी मुश्किल में रहते हैं। वी डोंट डू व्हाट वी कैन, वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर परफेक्ट प्रेजेंटेशंस। जबरदस्त बात है, उनकी हेल्प मांगना इज राइट, इज अ बिग इशू। इम्परफेक्शन है ना जी, उससे बड़े मोहताजी है, बिल्कुल, एहतियाज है। मोहताजी, डिपेंडेंस है, मोहताजी है, बिल्कुल सरेंडर बिल्कुल। करना है दूसरे के सामने। हाँ बिल्कुल सही। वो पोटेंशियली मना भी कर सकता। राइट, यू कैन बी टर्न डाउन, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जी, शबाना आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। थैंक यू वंस अगेन। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे जो मैंने रिफ्लेक्ट किया तो एक दो चीज़ें मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइक उन पर मैं अब काम करने के काबिल हुई हूँ, क्योंकि जो डिप्रेशन है उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का बहुत अहम किरदार है। और ये मैं मानती नहीं थी जब तक मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी नहीं थी कि मैं तो ठीक थी, दुनिया गलत थी। तो अब जब बिल्कुल। पसे आईना खुद को रखा, तो जैसे अभी जो बातचीत हो रही थी, आपने फ़ियर की बात की ना, स्नेक वाली, तो मैंने फ़ौरन लाइक जो इश्यूज़ मेरे हुए उन पर मैं नहीं जा रही, लेकिन इसमें कैटास्ट्रोफाइज़ेशन मैंने करती थी कि मेरे हस्बैंड अगर मुझ पे किसी बात पे तनकीद कर देते थे ना, तो चूँकि मेरे बचपन में जो हो चुका था मेरे वालिदैन के बीच में, तो मैं इस नतीजे पे पहुँची थी, मेरी शादी फेलियर, फ्लॉप, मुझे डिवोर्स कर देंगे, मेरा क्या बनेगा, बच्चे किधर जाएँगे, राइट। बड़ा मुश्किल था। ओके। दूसरा क्या होता, जब फिर अगेन मेरी मुख्तलिफ रीज़न्स, डिप्रेशन में कोई एक रीज़न बताते नहीं हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन और जो भी आपके एनवायरमेंटल। तो एक ये हुआ कि जब मैं जॉब कर रही थी, तो मेरा ये कोर बिलीफ बन गया था, उसमें अगेन वो लोगों की एप्रिसिएशन कहा था कि आप बड़ी अच्छी टीचर हैं यार, ये, ठीक है? तो मेरा कोर बिलीफ बनते थे, अब जो भी मैंने करना है, मैंने अल्टीमेट लेवल पर करना है, परफेक्शनिज़्म। हुँ। बहुत इस तरह भी अहम किरदार था, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, इसने मुझे बहुत अ, तकलीफ दी, तो इस पर काम शुरू है, आपके ताउन से ज़्यादा बेहतर हो रहा है, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला खैर और करे। ये जो फीडबैक पर आपने बात की, इस पे मेरे पास भी है, लेकिन अगेन अली भाई वाली बात कि दूसरों में ज़्यादा दिखता है, ऑल और नन थिंकिंग कि कोई फीडबैक देता है, तो हम कहते हैं ओह! मेरे पास भी है कि बस मैं तो फेलियर टीचर हूँ या फेलियर बीवी हूँ। ऑल और नन थिंकिंग पे चला जाता है ज़हन बिल्कुल। कि अगर ठीक है, बिल एक आध गलती है तो एक आध अच्छी चीज़ भी तो होगी। बिल्कुल। यानी दैट्स वी आर ऑल। एक ह्यूमन्स, वी कैन नेवर बी जी, परफेक्ट। जी। ये हम अच्छा, बोलते एक बहुत और हैं, बात। बोलते बहुत हैं ये। जी, जी। लेकिन ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें हमें बचपन से सिखाई गई हैं। ये हम्बल स्टेटमेंट्स हैं, ये देनी चाहिए। वी डोंट बिलीव देम। जी, जी, वी डोंट रियली जी, बिलीव देम। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट बात, अगेन ये मेरी हम्बल लाइक अभी जो लिसनिंग के बाद मेरा अपना रिफ्लेक्शन है, उस पे आपका फीडबैक चाहिए। होप कि नो वन विल टेक इट पर्सनली। जैसे आसिफ भाई ने बोला कि हम कोर बिलीफ्स को फिक्स कर लें तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो मुझे ये लगा कि मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि क्या इनको फिक्स किया जा सकता है एंड ऑल दैट ना। फिर अली भाई की एक बात से मुझे लगा कि दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, कि उन्होंने कहा कि ये इवॉल्विंग है और इमोशनल अवेयरनेस के साथ चलते रहना पड़ेगा। एम आई राइट? जी, जी। मैंने भी ओके, यही यही ओके, गुजारिश की थी आसिफ की बात पे, कि इसमें ये बात कि वंस एंड फॉर ऑल वी कैन डू अवे विद देम, ये शायद पॉसिबल ना हो। दे कैन गेट ट्रिगर्ड ओके, अगेन, बट एक तो ओके, कुछ कमी हो जाएगी। यू विल स्टॉप। मिसाल ओके, के तौर पर एक आदमी जो आपसे ये कहता है कि आप बड़े अच्छे टीचर हैं, मतलब मैं अगर अगर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो सिचुएशन, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो, और मुझे अगर कोई ये कहे, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि आप ये क्यों कह रहे हैं? ओके, What is a good teacher ओके, for you? I mean, why do ओके, you think that I'm a good teacher? What did you learn from me? I'm more interested in that. ओके, Acha, and what did you do with that learning? How did that impact your life? ये मेरे लिए ज़्यादा ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज अच्छा मैं इसमें जानने में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ज़ाहिर है कि ये हम वर्कशॉप्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और उसके ऊपर आपको हम इस सेशन में सवाल जवाब हो जाते हैं। जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें वेरियस चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्राइंग वेरियस थिंग्स। ब्रेकआउट रूम्स हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, किस तरह से हम ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वर्ल्ड कैफ़े किस तरह इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि लोगों के लिए क्या चीज़ सरप्राइजिंग थी और क्या चीज़ उनकी लर्निंग में हेल्पफुल हुई। इसका मतलब भी ये नहीं है, यानी देन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों हेल्पफुल हुई और इससे पिछले सेशन में क्यों नहीं हेल्पफुल हुई। तो ये दिस इज एन ऑन गोइंग, ये वो बात है, इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस कि हमें अपने आप को ठीक करना है।
कोई बिलीफ लेकर नहीं जाना यहाँ से, ये वाले, ठीक है ना जी। ये यस बिलीफ हमारे वो बिलीफ नहीं है कि जिनके ऊपर आपने डटे रहना है, वो तो खैर कोई भी नहीं होने चाहिए। इंसान को हर वक्त ओपन रखना है अपने आप को। जो ये बिलीफ है ये एक आपकी जिंदगी में रुकावट डाल रही हैं। जी, एक और बात, इसी से अगेन बात से बात ज़हन में आती है, और जब मैंने फीडबैक लिया, ठीक है, तो पेरेंट्स ने ये बोला कि आपकी आपकी कोऑपरेशन से हमारा बच्चा जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया इंग्लिश में, और स्कूल में आने में बाकायदगी कर ली है, और मैनर्स अच्छे हो गए हैं, खुश रह के पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे अंदर गरूर आ गया बहुत, लाइक आई एम अ वेरी गुड टीचर, द बेस्ट टीचर ऑन द प्लेनेट। तब जब मैंने हान का सेशन में सुना ह्यूमिलिटी एंड सटल इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, जज़ाकल्लाह, दैट्स ऑल फॉर नाउ, को याद रखना है। थैंक यू। रोज़बेन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, ये जो आज हम देख रहे हैं कोर बिलीफ्स, तो जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं मेंटल मैप्स या परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, अजम्पशंस, जिस तरह हमने लेटर ऑफ इन्फ्रेंस भी बनाया था, उसमें भी तो यही सारी चीज़ें थी कि हमने एक इवेंट होता है, फिर उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ मानी ऐड करते हैं जो कि हम माज़ी से पैकेज लेके आते हैं, फिर उससे मेरी अज़म्पशन्स बनती हैं, फिर कुछ नताइज निकलते हैं और ज़ाती एक्शन लेते हैं। तो फिर इन सब में फ़र्क क्या है? यानी सब सिमिलर एक नहीं, ही हाँ, कहते हैं ना? काफ़ी सिमिलर है जी। यानी यूँ समझ लें कि ये जो आपके कोर बिलीफ्स हैं, इन्हीं को आप एक तरह से ये वाले मेंटल पैटर्न्स कह सकते हैं। ये वो इन्फ्रेंसेस हैं मिसाल के तौर पर, या वो मेंटल पैटर्न्स और तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो 10 कोर बिलीफ्स हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं, और फिर इनके लिए मेंटल पैटर्न्स कुछ हम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि मुझे जब मैं परफॉर्म करूं, कोई भी परफॉर्म करूं, मतलब एज अ प्लेयर और एज अ प्रेजेंटर और एज व्हाट नॉट, जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें मुझे सब लोगों को मेरे से खुश होना चाहिए अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाए। एक आदमी ने व्हाइल आई वाज परफॉर्मिंग, एक आदमी फ्राउन करते हुए मुझे देख रहा था। ये जो फ्राउनिंग फेस था, जिस तरह से मैंने उसको देखा, मैंने ये समझा कि ये मेरी परफॉर्मेंस को डिसअप्रूव कर रहा है, ठीक है। ये मेरा मेंटल पैटर्न है एक, ये भी एक मेंटल पैटर्न है, और वो ज़्यादा फिजिकल मेंटल पैटर्न है। तो मेंटल पैटर्न एक तरह से यूँ समझ लें कि ज़्यादा वसी हो जाएगा एक लिहाज से। एब्स्ट्रैक्टिंग जो है वो उस प्रोसेस को बयान करती है कि किस तरह बनती हैं। और कोर बिलीव्स यूँ समझ लें कि इट्स मोर लाइक कि ये 10 हैं, इनके बारे में ज़्यादा मोहतात रहें। ये 10 वो हैं कि जिनको साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। ये तो बिकम मोर अवेयर ऑफ देम, ये फ़ायदा हो जाएगा इसमें। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि बुनियादी तौर पर ये असल में सारी ही हमारी दुनिया को इंटरप्रेट करने और दुनिया की उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करने को चूंकि मुतासर करते हैं, लिहाजा ये असल में बुनियादी तौर पर एक ही जैसी चीज़ें हैं। यानी ये कोर बिलीव्स जो हैं 10, फिर उससे हमारे मेंटल पैटर्न्स बनते हैं। उसके लिहाज से ही मिसाल के तौर पर ठीक है। ये बात कि एक आदमी जब फ्राउन कर रहा होता है तो वो मेरी परफॉर्मेंस को डिसअप्रूव कर रहा है। ये हो सकता है एक आदमी का ना हो मेंटल पैटर्न ये, ठीक है। हो सकता है वो ये समझता हो कि यार ये किसी वजह से फ्राउन कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं एक मीटिंग में, जो हमने मिसाल भी ली थी उधर लेटर ऑफ इन्फ्रेंस में, कि मीटिंग के दौरान जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मेरे बॉस ने इस तरह से मुझे देखा और मुंह फेर लिया। ये जो एक्शन है, ये जो सीन क्रिएट हुआ है, इससे मैंने ये इंटरप्रेट किया कि मेरा बॉस मुझे अप्रूव नहीं कर रहा। अच्छा देखें आप, अप्रूव नहीं कर रहा, ये है एक कोर बिलीफ कि मुझे सबको अप्रूव करना चाहिए। ये बात कि इस मौके पर वो हुआ है, ये असल में मैंने अपने मेंटल पैटर्न से डिराइव किया है। ये इनमें ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप बन जाए। वो हाँ, ज़रूरी नहीं है सही। कि ऐसा हुआ हो, मतलब हो सकता है वो किसी और कोई मैसेज आ गया हो उसे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा
उसने चेहरा फेर लिया हो, ये कोई भी वजह हो सकती है। वही बात है कि इन एवरी सिचुएशन वी आर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हमारे पास कल ही कोई मेरे पास आया हुआ था, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि देखें, एक्सपीरियंस से कभी बिलीफ ना बनाएं। एक्सपीरियंस इज माय पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट। मेरा एक्सपीरियंस इवेंट नहीं होता, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस असल में एक इवेंट में मेरी मीनिंग मेकिंग होती है। मैं किस तरह करूंगा वो असल में मेरे बिलीफ से निकलेगी। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी एक समझता है कि ये जो कुछ मेरे साथ जिंदगी में हो रहा है ये मेरे इस किए का फल है, या मेरे इस गुनाह की सजा है, लेट्स से, वो ये समझता है। तो अब वो जो एक्सपीरियंस समझ रहा है ना सारे का सारा, उसको इस बिलीफ के साथ फिल अप करेगा। आपका एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कभी ट्राई करके देखिएगा। यानी आप एक ही इवेंट को 3 लोग बयान करें, तीनों डिफरेंट बयान करेंगे। ये क्या वजह होती है? क्योंकि तीनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ठीक है ना। आपको बिलीफ्स के लिए जो चीज बेसिस बनानी है वो डेटा है, ना कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है। अब उस एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करें उस बिलीफ की बेसिस पर जो आपने डेटा की बेस पे बनाया है। आम तौर पे मज़ाहिब को अगर आप स्टडी करेंगे तो असल में एक्सपीरियंस से बिलीफ्स निकालते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। जी। तो फिर इवेंट तो फिर खालिस रहता ही नहीं ना, यानी हर इवेंट कोई जो खालिस भी होता ही इवेंट नहीं। देखेगा तो वो खालिस रहेगा ही कैसे फिर वो? अब देखिए, ये जो बात है ना कि इवेंट खालिस नहीं होता, एक्सपीरियंस और इवेंट में फर्क होता है, ये आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगी अगर आप एब्स्ट्रैक्टिंग का टॉपिक जानते हैं। यानी मैं जब एक चीज को एक्सपीरियंस करता हूं तो वो एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इवेंट मेरे से हट के इंडिपेंडेंटली हो रहा है, ठीक है, एक वाकया हो रहा है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसके अंदर मेरी सब्जेक्टिविटी, मेरा क्वालिया, मेरा ये सब कुछ शामिल हो रहा है। और वो क्यों शामिल हो, और वो आपसे कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मेरी और आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग डिफरेंट है। अब हम जब एक दूसरे को शेयर करेंगे तो, और ओपन माइंडेडली शेयर करेंगे, तो मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग से आप और आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग से मैं फायदा उठा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये लगे, अगर मैं कभी इस जगह पे खड़ा हो जाऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 100% है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ये भी लिसन टू यू। हम यही कर रहे होते हैं एक्चुअली। राइट। ये है जो अवेयरनेस है जो हमें चाहिए। यानी ये सारी चीजें कर रहे होते हैं लेकिन ये टर्म्स हमें उस वक्त नहीं पता होते या राइट। कुछ भी, तो और ये इसको टर्म्स बस का बड़ा फायदा सोचना होता है जी। दीज टर्म्स हेल्प बिकॉज इससे आपको अपने एक्सपीरियंसेस को भी कैटेगराइजेशन में मदद मिलेगी कि अच्छा ये यूं हुआ है। मिसाल के तौर पर अब किसी ने कुछ कहा है और मेरे अंदर कोई फीलिंग डेवलप हुई है, तो आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये जो फीलिंग है ये असल में ऐसा नहीं हो रहा कि उसके कहने से डेवलप हो रही है, मेरी इंटरप्रिटेशन, माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट फीलिंग। हम्म। जी, ये तो बहुत है। लेटर ऑफ इन्फ्रेंस में ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी, राइट। और एक्सपीरियंस भी यानी किया था, एक्शन भी हो गया था, फीलिंग भी ट्रिगर करी थी, इमोशंस भी आए थे, फिर एक्शन भी हो गया था। लेकिन इसके बाद ख्याल आया नहीं ये तो लेटर ऑफ इन्फ्रेंस है, तो फौरन माफी भी मांग ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल वहीं सही। सॉल्व हो गया सारा मसला। एग्जैक्टली शुक्र, एग्जैक्टली। शुक्र है अल्लाह का जी, शुक्र है अल्लाह। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। भाई साहब, क्या ये बात दुरुस्त होगी कहना कि नेचुरल ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ का पार्ट है ये कि हम कोर बिलीफ्स क्रिएट करेंगे जो ठीक नहीं होंगे या शायद आइडियल नहीं होंगे, और फिर उनको इवैल्यूएट करेंगे और बेहतर बिलीफ्स क्रिएट करेंगे और फिर उनको इवैल्यूएट करेंगे और सही है, सही है, तो बिल्कुल ऐसा हो ये सकता है। ये निशाना बात लगना पहली दफा ये बहुत अनलाइकली है, चांस बहुत बहुत अनलाइकली। और वो बिलीफ हमने क्रिएट किए भी नहीं होते, असल में वो एग्जैक्टली। इंटरजेक्टेड होते हैं, वो पिक किए होते हैं। अच्छा ये है, दिस इज द वे। आई मीन एक हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह किया, हमने
उनसे जिस तरह से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उस तरह से उनके एटीट्यूड्स लिए हैं, वो एटीट्यूड्स लिए हैं। बड़ा मुश्किल होता है जी निकलना, सीरियसली। यानी उन उन एटीट्यूड से निकल जाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू काइंड ऑफ रियली, वो जो है ना इम्यूनिटी टू चेंज का जो प्रोग्राम है, वो बेसिकली इन कोर बिलीफ्स को, या यूं समझ लें इन बिलीफ्स को कि जो आपकी जिंदगी में वो करने से रुकावट डाल रहे हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, इनको अपने अंदर उठाना और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करना। इम्यूनिटी टू चेंज में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो सिर्फ एकेडमिकली नहीं डील कर रही कि अच्छा ये बिलीफ है, इसको ठीक करना है, इसके लिए मैं ये चीजें कर देता हूँ, ये कर नहीं। वो कह रही है कि मैं इसको डिफरेंट एक्सपीरियंस करके देखता हूँ, लेट मी ट्राई अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्या इसका नतीजा ये निकलेगा कि मिसाल के तौर पर जितना मैं उसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि इसका तो ये नतीजा निकल आएगा, तो क्या निकलता है, लेट्स सी। वो मेरी एक है ना जानने वाले, उन्होंने कहा कि मैंने ट्राई किया, उस पर उनको बड़ा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कुछ नहीं, फिर मतलब गुस्सा चढ़ गया। तो मैंने कहा नहीं, गुस्सा तो चढ़ गया, फिर क्या हुआ? क्योंकि अगर गुस्सा चढ़ गया और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बात ठीक हो गई, तो फिर तो कोई मसला नहीं हुआ ना। तो ये क्या मसला था असल में? जो चीज रोक रही थी वो ये थी कि अगर गुस्सा चढ़ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ये बहुत बड़ा बिलीफ बना लिया मैंने, ऐसा बिलीफ बना लिया कि जो मुझे अपनी जात में इतना सप्रेस करने पे मजबूर कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुस्सा चढ़ गया तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पता ये चला कि गुस्सा चढ़ा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ठंडा हो गया और मामला ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग डिफरेंट। इम्यूनिटी टू चेंज इधर से अप्रोच करती है कि लेट अस ट्राई टू डेवलप अ चेन ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, वो बिलीफ नहीं है इधर कोई अब सकता है। True, true. इसकी और जो मुझे जहन में इंटरप्रिटेशन नहीं, फर्दर थॉट्स कमिंग टू माइंड है, कई दफा ये बिलीफ्स स्टैक भी हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। आई रिमेम्बर टॉकिंग टू समवन रिलेटिव जो इस बात के बड़े कायल हैं कि मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे बदतमीज लोग बर्दाश्त नहीं। और कभी उनसे अगर एक कॉन्वर्सेशन हुई कि देखें, आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप नरमी बरतें और इग्नोर कर दें उसको, और आपका तो काम फंस जाएगा। यानी उनको नुकसान ही हो रहा था कि उनके काम फंस जाते थे। जैसे हमारे यहाँ अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं जाएंगे, कोई मसला अटका हुआ है, तो यू हैव टू पुट अप विद रूड पीपल, और वो अननेसेसरली रूड भी हो जाएंगे। तो जब उनसे ये जिक्र हुआ तो वहां पे उनका एक दूसरा कोर बिलीफ, नाउ दैट आई लुक एट इट, उस वक्त तो मुझे नहीं एहसास हुआ, नाउ दैट आई लुक एट इट तो आई रियलाइज कि एक दूसरा कोर बिलीफ खड़ा हो गया सामने, कि अपने किसी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि मैं खुद गर्ज हो गया हूं और मैं एक कमतर इंसान बन गया। तो वो मुझे नुकसान कबूल है, लेकिन मुझे बदतमीज इंसान के साथ कोऑपरेट करना कबूल नहीं। राइट। तो मैं वो और मैं क्या लेंस ही करता हूँ फिर, क्या करता हूँ मैं जब एक आदमी ये कहता है थोड़ी देर के लिए गौर करें, मैंने कई दफा लोगों को ये कहते हुए सुने, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। एक चीज वाकया हुआ है और उसके बारे में एक आदमी, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। मैंने कहा बट यू आर, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, कर तो रहे हैं, आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बर्दाश्त तो फिर भी कर रहे हैं। क्या किया आपने? ठीक है, इंसान बदतमीजी असल में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट सीरियसली रिफ्लेक्शन चाहते हैं, सीरियसली रिफ्लेक्शन चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज को नहीं इजाजत देती कि मैं एक आदमी जिसने मुझे गाली दी है, मैं उससे तमीज से बात करूं या बात ही करूं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ये इजाजत नहीं देती कि मैं झूठ बोलूं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ये इजाजत नहीं देती कि मैं गाली दूं। उसने गाली दी है, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला नहीं है। यानी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट हिंजिंग अपॉन हाउ द अदर पीपल ट्रीट मी। माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एट स्टेक तब होगी जिस वक्त मैं झूठ बोलूंगा।
वो मैं गाली दूंगा, मैंने गलत काम किया है, मैंने अपना प्रिंसिपल तोड़ा है। आपके गलत करने से या किसी और के गलत करने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हिंज करेगी, मतलब बुराई आपने की और तकलीफ मुझे होनी शुरू हो गई। ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यानी यहां पर हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल टोटली ईगो बना दिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट ईगो, एब्सोल्युटली नॉट ईगो। लेकिन होता है सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली सीखा यही है, बिलीफ है ये। जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अभी की गुफ्तगू में फीडबैक की बात हुई, जिसमें कुछ टीचर्स के बारे में फीडबैक या कोई भी प्रेजेंटर के बारे में फीडबैक हो सकती है। एक तो हम सब ये जानते हैं कि ये फीडबैक जब फॉर्म फिल हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं Right. हो रहे होते। Right. आपने देखा होगा कि आपने कोई कोर्स अटेंड किया 5 दिन का, उसके बाद फीडबैक लिया जा रहा है, तो लोग ओवरऑल जो उनकी फीलिंग होती है उसी के मुताबिक वो सारे सेक्शंस को कम या ज़्यादा मार्क कर रहे होते हैं। तो फीडबैक्स जो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम उसको डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहिए। एक फीडबैक लूप का जो मैकेनिज्म होता है, जो नेचुरल भी है और इवन मशीन्स के अंदर भी हम अप्लाई करते हैं, तो उससे फायदा भी उठाने की जरूरत है। यानी उस टीचर को, उस प्रेजेंटर को नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, नेक्स्ट सेशंस के लिए उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करनी चाहिए अपने लिए कि कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये तो है थोड़ा-सा जो डिलेड फीडबैक और उसके बाद करेक्शन है। एक ये है कि आप अब मौजूद हैं, प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप एक प्रेज़ेंटेशन के साथ आए हैं जो मेबी 2 से 3 घंटे की प्रेज़ेंटेशन है, और पहले 5-10 मिनट में ही अंदाज़ा हुआ कि जो मेरे ऑडियंस हैं उनसे सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि वो उसको पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो अब उसको ऑल टुगेदर इग्नोर करने की बजाय वहाँ अपनी प्रेज़ेंटेशन को टेलर करने की ज़रूरत है, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। कि मेबी आपने उसको जिस टेक्निकल लेवल पे रखा है, तो आपकी ऑडियंस में उतने टेक्निकल लेवल के लोग नहीं, बल्कि कुछ नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट के लोग भी मौजूद हैं, तो आप उसको टेलर कर लें। तो हमारे ये जो कोर बिलीफ्स हैं, इनकी जो मुझे समझ आया है कि हम टारगेट अब ये करेंगे कि इनकी डिस्टॉर्शंस को खत्म करना है और इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे हमने बचने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके उसकी उस फीडबैक की डिस्टॉर्शंस को भी उस मार्जिन को ज़हन में रखते हुए उसको यूटिलाइज़ करना है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। एक होता है नेचुरल फीडबैक का लूप, ठीक है। नेचुरल फीडबैक लूप ये होता है, एक टीचर खड़ा है मिसाल के तौर पर, और वो ज़ाहिर है इधर इधर जब हम बैठे हैं तो सब लोगों के वीडियो कैमरास बंद हैं, और यू नो वी आई कांट गेट अ फील ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस और क्या हो रहा है, क्या समझ रहा है। लेकिन अगर लेट्स से एक क्लास में मैं खड़ा हूँ और मुझे इन अबाउट 5 to 10 मिनट्स, जिस तरह आपने फरमाया कि ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर जो है ना मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो रही, ये नेचुरल फीडबैक है, ठीक है। इसके अंदर किसी को फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में मुझे वैसे फीडबैक है जिस तरह से मैं मिसाल के तौर पर अपना अपना हाथ एक ग्लास पकड़ के एक टैप के नीचे रखता हूँ, और फिर उस टैप को देखते हुए उसकी स्पीड को कंट्रोल करता हूँ। ये फीडबैक मिल रहा है मुझे कि किधर तक पानी आ गया है, और उसके बाद उस फीडबैक के मुताबिक मैं उसको टैप को बंद करता हूँ और ग्लास निकाल लेता हूँ। ये जो फीडबैक है बिल्कुल इसी तरह से क्लासरूम में फीडबैक मिल रहा है मुझे, और वो फीडबैक किसी को मांगे से नहीं मिल रहा, वो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। दिस फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये है जो इम्पोर्टेंट बात है। यानी हमको लोगों की एंगेजमेंट, और इसमें कई दफ़ा गलती हो जाती है।
बड़ी सीरियस गलती हो जाती है। मैंने आपको ये शेयर किया था एक ज़माने में, रहीम यार खान में सेशन करते हुए, एक आदमी जो टोटली डिस्कनेक्टेड था, टोटली कंप्लीटली फॉर अबाउट, आई थिंक इट वाज अ 12 डे सेशन, ठीक है, 3 घंटे का एक सेशन था, 12 दिन का सेशन, 12 दिन चले। और उसके बाद उसने एट द एंड ऑफ द होल वर्कशॉप उसने एक पूरा किताबचा बनाया हुआ था, टोटली डिस्कनेक्टेड इंसान, कोई ना सवाल किया, ना ऊपर उठ के देखा, ना आंखों में आंखें मिलाई, ना कोई कोई किसी बात का जवाब दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द होल थिंग उसने एक पूरे का पूरा किताबचा बना के उसके ऊपर विद कमेंट्स वो सबमिट कर दिया कि ये हुई है ये वर्कशॉप। यानी उसका तरीका और था, वो एक नॉर्मल ऑडियंस था ही नहीं, ठीक है। और प्रिंसिपल को भी प्रेजेंट किया जो उस जगह का था, और मुझे भी प्रेजेंट किया, तो उससे बड़ा कुछ सीखने को भी मिला कि ये दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पर मेंटल पैटर्न्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट अगेन these all these things are a part of our education, we can develop by understanding that these things happen. जी, थैंक यू। You're welcome. शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? जी जी, Okay. वालेकुम अस्सलाम। जी, अगेन लाइक कोई ऐसे नई बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे भी हम सब सुन रहे हैं तो हम उससे खुद को रिलेट कर रहे हैं, अपनी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे भी बातचीत हो रही थी कि अपने कोर बिलीफ्स को हमें रिकंसिडर करना होता है जब हम शऊर की उम्र को पहुंचते हैं। और यस, ये रीबर्थ और रिकंडीशनिंग काफ़ी मुश्किल होती है, और ये भी अल्लाह की तौफीक से मिलती है कि अगर आपके दिल में हिदायत का बीज है, कुछ ना कुछ हद तक आपका ज़मीर ज़िंदा है, तो फिर अल्लाह ताला मौका देंगे। तो अगेन मैं अपने से रिलेट करूँगी कि डिप्रेशन में लाइक मैंने सोच लिया था कि बस हर तरफ मायूसी अंधेरा है, कोई मौका नहीं है, बस ख़त्म हो गया सब कुछ। ठीक है? तो फिर इस तरह कुछ अच्छे लोगों से जुड़ने, कुछ अच्छा पढ़ने, लाइक मैं नमाज़ पढ़ती थी लेकिन उसमें कोई मेरा ख़्याल है कोई लाइक कनेक्शन नहीं था, ऐसा था। तो जब मुझे ये जुमला सुनने को मिला कि रिकंडीशनिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल, तो ये बहुत इसने मुझे तक़वीयत दी। बस ये मैं शेयर करना चाहती थी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Anything is possible as long as you are alive. We can actually totally take a U-turn in our lives. अल्लाह ताला ठीक तरफ को यू टर्न करने की तौफीक दे और दूसरी तरफ जाने से बचाए रखे हमेशा। इसलिए बहुत बहुत मोहतात रहना है। आमीन आमीन। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। एक छोटा सा सवाल, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का ताल्लुक इससे है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करना जो मेरे उसूल के खिलाफ है, और ईगो ये है कि अगर एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है तो मैं अब उसके साथ 10 गुना बढ़ के करूंगा, ठीक है ना जी। या जब आदमी ईगो का शिकार होता है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट हाउ आई डिफाइन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज something that relates to me which only I can trample. मैं खराब कर सकता हूं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ईगो को सारी दुनिया जो है हर्ट कर सकती है। कुछ वाज़ेह हुआ जी, दोनों में फर्क? जी सर। मेरा झूठ बोलना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, मेरा कामयाबी से धोखा दे लेना किसी को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, मेरी ईगो की सेटिस्फेक्शन है उसमें। ठीक है, आगे समझ सर। हाँ, सर एक और छोटी सी बात मैंने करनी थी। हम हर चीज को हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं। अम्मी का मूड खराब है, जरूर मैंने कुछ किया होगा, ये हुआ है जरूर मैंने कुछ किया होगा। सर बहुत ये भी हमारा कोर बिलीफ एक है
कि right, the world revolves around you. right, and people will always respond in a very understandable way. लोग जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह और समझ में आने वाली चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। इंसान, मैं भी और दूसरा इंसान भी, वो असल में बहुत सारी चीज़ों के साथ चल रहा होता है। वो हो सकता है इस वक्त किसी चीज़ में बिजी हो, वो हो सकता है किसी और वजह से मूड खराब हो, बट आई एम नॉट विलिंग टू कंसिडर दैट। So yeah, that's again a very important aspect, that we believe that the world, because for us the world does revolve around us for our own perspective. जब मैं अपनी, अब जाहिर है मैं आपकी नज़र से क्योंकि नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे तो अपने, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस आउट दैट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। Thank you, sir. ये सीरियस मिसिंग है जी। जी, मोहम्मद उमर, आप अनम्यूट कर लीजिए और क्विक टाइम चेक, लास्ट 5 मिनट्स में एंटर हो चुके हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर साहब? यहाँ सर बस एक थोड़ी सी उलझन में फंसा हुआ सर, उसका थोड़ा सोल्यूशन अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो। जी जैसे लोगों के कोर बिलीफ होते हैं सर, और उसमें जिन्हें हम गलत समझते हैं, तो उनके खिलाफ जैसे हम कोई काम करते हैं तो जो उनका रिस्पॉन्स होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उनके साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं समझता हूँ कि वो सारा कोलैप्स ही कर गया, और अब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि वो घर पे ही उनकी एजुकेशन हो रही है जो भी टूटी फूटी है, लेकिन मुआशरे का जो, बल्कि उन घर वालों को भी जो प्रेशर है उससे मुताल्लिक, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक जो ट्रेडिशन है समाज में और मुआशरे में बच्चों को पढ़ाने की, तो उसी में पढ़ाएं, मतलब नए झंझटों में क्यों पढ़ना। और फिर अगर ये चीज़ें उन्हें बताई जाएं जो हम यहाँ सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो उसके लिए एक तरबियत के लिए एक लंबा वक्त चाहिए, और उसके लिए भी आदमी विलिंग हो फिर चीज़ों को सीखने के लिए। तो उसके नतीजे में ये है कि एक तरह की उनका एक बिलीफ हो गया, हमारा एक बिलीफ हो गया, और फिर वो आपस में एक दूसरे को टकरा रहे हैं। और चूंकि फिर हमें रहना इसी मुआशरे में है, उन्हीं लोगों के साथ में है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि मतलब उसमें काम कैसे किया जाए। तो उस पर भी प्रोग्रेस में भी काम करना अपनी, और फिर ये है कि हम सबको साथ भी लेकर चलना, और फिर बच्चे जो हैं वो अलग उससे सफरिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मतलब एक डिसबैलेंस सा क्रिएट कर देती हैं उसमें। तो उसके लिए क्या है, मतलब एक हार्मनी पैदा है। अगर अब मैं ये अपनी आवाज़ कुछ कट गई आखिर में। आप फरमा रहे हैं क्या हार्मनी पैदा करने की क्या कोशिश की जाए, ये फिर फरमा रहे हैं जी आप? मतलब उसमें रहेंगे, जी मतलब हम साथ में रहेंगे कैसे जब हमारी बिल्कुल पॉलिसी अलग हो गए, नहीं, बिलीफ कुछ अलग हैं, उसके अलग हैं हम। इस चीज़ के बारे में देखें। ये जो चीज़ है, मेरा एक ख्याल है कि जब आप घर में कोई फैसला करने लगे घर में, या अपनी, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हैं, तो एक चीज़ तो ये कि आपको इस नौइयत के फ़ैसले जो हैं उसको बहुत अच्छी वसी तर प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड, मिसाल के तौर पर बच्चों की एजुकेशन के हवाले से अगर मेरे पास एक टोटल प्लान नहीं है, प्रैक्टिकली देखें, एक चीज़ है कि मैं यहाँ पे बयान भी करता रहता हूँ और लोगों को कायल भी करता रहता हूँ, आप दूसरे वो साहब हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सोबिया से ज़रूर रब्ता करें। और ये जो चैलेंजेस हैं, सोबिया नौरीन जो हैं, अगर आपको हो सके तो अली से पूछ लें, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा। डू गेट इन टच विद हर बिकॉज शी हैज़ रियली ट्राइड वेरी स्ट्रांगली। मैं आई रियली एडमायर हर स्पिरिट कि उन्होंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग, और फिर होम स्कूलिंग के अंदर उन्होंने फिर बहुत कुछ पढ़ा भी, और उनसे आप हेल्प लें। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका अपना टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने ये इधर से निकाल के अब अपना सिस्टम बनाना है और उसके अंदर बच्चों को पढ़ाना है,
तो फिर मैंने किस तरह करना है? बिकॉज आप अपना काम भी कर रहे हैं और उस काम को करते हुए मतलब जाहिर है कि यू कैन नॉट गिव द काइंड ऑफ अटेंशन जो अपेरेंटली एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, नॉट एट ए ह्यूमन लेवल, बच्चों को एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल कंट्रोल में रखा जाता है, उसको उनको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ पढ़ा दिया जाता है और उसके नतीजे में अल्टीमेटली उनको एक डिग्री मिल जाती है। तो मेरे पेश नज़र क्या होगा, इसका एक अच्छा प्लान बना के उसके बाद यानी उनसे कहें कि देखें ज़िंदगी में ये बात कि सक्सेस जो है, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, वो असल में कंट्रोल से नहीं हासिल होती। कितने ही ऐसे लोग हैं, और अनफॉर्चुनेट बात है ये कि हम इसको नोटिस नहीं करते। ये कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे कॉलेजेस के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं ना, उन पे ये लिखा होता है कि इतने लोगों ने हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, इतने यानी 40 लोगों ने। मैंने खुद ये देखा हुआ है कि अपने एक सेशन में मैं गया और वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे 40 लोगों ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। वंडरफुल वंडरफुल। आई वेंट इनसाइड आफ्टर द सेशन, मैं प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपके टोटल मेडिकल स्टूडेंट्स कितने थे? तो उन्होंने बताया कि कोई 1200 थे। तो मैंने कहा उसमें से 40 में लिए, बाकी किधर गए? उन्होंने कहा कुछ दूसरे में गए। मैं कितने लोग हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 80% नहीं मिला, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा ना। हम असल में फोकस ये कर रहे हैं कि उनमें से जो 10 या 20% को जो हमने जिधर एडमिशन मिल गया उसको हमने हाईलाइट कर दिया है और ये लगा कि इस एजुकेशन से ये लोग निकलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये समझाने की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें डोंट डिफेंड, क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम है, जब आप ऑन गोइंग सिस्टम के मुकाबले में कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं और मेरा बच्चा उधर जा रहा है, तो आप असल में मुझे भी चैलेंज कर रही हैं। तो ठीक है, उनसे कहें कि मैं ये चांस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की अगर मंशा होगी तो इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ बन जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और अभी टेक अ हम्बल स्टेप, लेकिन आई थिंक ऐसे लोगों की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें कि जिन्होंने ये काम किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप दैट यू हैव टेकन। बहुत ही बड़ा स्टेप है जो आपने लिया। अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद करे और हौसला दे, क्योंकि ये इसमें मुश्किलें आएंगी और इनमें से एक मुश्किल यही है जो आप फेस कर रहे हैं कि पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट ईजीली। आप असल में उनकी विजडम को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एजुकेशन तो ये होती है, कैसे एक्सेप्ट कर लें वो? इवन टीचर भी इसमें, मतलब अगर मैं किसी को एब्सोल्युटली। कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आप किताबों के बगैर पढ़ा दो, तो वो उसे वही मेमोराइज वाला जो पैटर्न है उनका, तो उसी के ऊपर ही काम करते हैं। सबने ऐसे सीखा और ऐसे ही हम सिखा सकते हैं। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिसकी आप बात करते हो। ये है पर प्रॉब्लम, असल मसला ये है, आप उनसे वो कह रहे हैं कि जो वो खुद नहीं जानते। ये तो आपको अगर ये सीखना है तो फिर इसको गो इनटू लेट्स से खान अकेडमी जैसी इदारों में जाएं। खान अकेडमी से मुराद है, ये इदारा का मतलब ये इंटरनेट पे उनकी साइट्स को देखें, देखेंगे वो कॉन्सेप्ट्स को किस तरह एक्सप्लेन करता है। और जगहों पे जाएं, उससे भी बेहतर जगह मिल जाएंगी आपको। वो तो एक जगह है ना जिधर जमा हो गई ये चीज़ें बहुत सारी, देयर विल बी अदर प्लेसेस एज वेल। ये अब एक ज़रूरत है जी कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना। अच्छा, और वो वाले कॉन्सेप्चुअली समझना, वो वाली चीज़ें समझना जो मेरी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। जो मसला नहीं है मेरे लिए, मैं उसको क्यों समझना चाहता हूँ? मैं तो नहीं समझना चाहता हूँ, मुझे समझाया जाना चाहता है। यानी सिस्टम चाहता है कि मैं ये समझूं नहीं, इसके जवाब ठीक दे दूं। असल में ये है प्रॉब्लम। लेकिन उससे उनसे टोबिया से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अब मुझे आप भेजिएगा, मैं वो आपको था, उनका नंबर है भेज दूँ। है जी रब्ता? अभी वो एक, अच्छा, जी वो ग्रुप था हमारा एमसी वाला जो वो चल रहा था, तो वो बंद हो गया, फिर उस पर काम ही नहीं हुआ। तब से वो ग्रुप पड़ा हुआ है जी। और मेरे ख्याल में शायद आप लोग बिजी हो गए इसमें, तो उससे बहुत अच्छा काम चल रहा था, कौन सा तो वो ग्रुप था बंद जी? ही पड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप? एक ये से। आप किस ग्रुप का जिक्र कर रही हैं जी उमर साहब? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। ओह, अच्छा। चलिए। अच्छा, वैसे हमारा वक्त भी खत्म हो गया है और हसन साहब आपने हैंड रेज किया हुआ था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप जरूर हैंड रेज कर दीजिएगा पहले, तो विल टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक अस्सलाम यू एवरीवन। वालेकुम।
और अस्सलाम वालेकुम।